नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। संसद में गूंजा उत्तराखंड के जंगली जानवरों के आतंक का मुद्दा। वन्यजीव हमलों को रोकने के लिए बनाई जाए ठोस कार्य योजना। बलूनी और भट्ट बोले, राज्य को केंद्र से मिलनी चाहिए मदद। उत्तराखंड सिडकुल में टेंडर आवंटन प्रक्रिया में घोटाले की आशंका। कांग्रेस ने सिडकुल के महाप्रबंधक पर लगाए गंभीर आरोप। परिवार की फर्मों को लाखों के टेंडर देने का आरोप। प्रदेश में बढ़ रहे वन्यजीव हमलों के विरोध में महिला कांग्रेस का फूटा गुस्सा। वन विभाग का किया घेराव। कहा, जंगली जानवरों के आतंक को रोकने में नाकाम हुआ विभाग। और हरिद्वार जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही। चौहान ने कुतरा मोर्चरी में रखा शव। मृतक की आंखें भी मिली गायब। परिजनों ने काटा हंगामा। जिलाधिकारी ने दिए जांच के निर्देश। उत्तराखंड में जंगली जानवरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। खासकर पौड़ी, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिले में जानवरों के हमले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में अब उत्तराखंड में जंगली जानवरों के आतंक का मुद्दा देश की संसद में गूंज उठा है। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने लोकसभा में और महेंद्र भट्ट ने राज्यसभा में जंगली जानवरों के हमलों का मुद्दा प्रमुखता के साथ उठाया है। रिपोर्ट देखिए। संसद में गूंजा वन्यजीव हमलों का मुद्दा। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने जताई चिंता। राज्यसभा में महेंद्र भट्ट ने भी उठाया मुद्दा। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे वन्यजीव हमलों को लेकर गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने लोकसभा में गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से पहाड़ों में भालू और गुलदार के हमले खतरनाक स्तर तक बढ़ गए हैं और हालात कर्फ्यू जैसे बनते जा रहे हैं। अनिल बलूनी ने संसद में केंद्र सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा कि पिछले 3 हफ्तों में 4 लोगों की मौत और 15 से ज्यादा लोगों के घायल होने की घटनाएं साबित करती हैं कि ये अब सामान्य परिस्थिति नहीं है। बलूनी ने कहा कि बच्चों का स्कूल से निकलना, महिलाओं का जंगल जाना और ग्रामीणों का रोजमर्रा का काम करना खतरे से खाली नहीं है। पिछले 3 हफ्ते के अंदर 4 लोगों की मौत हो गई है तेंदुए के हमले से, और पिछले कुछ दिनों में अचानक इसमें वृद्धि आई है। 15 से अधिक लोग घायल हुए हैं पिछले 3 हफ्ते में। भालू के हमले अचानक बढ़े। इस मौसम में आमतौर पर भालू के हमले नहीं होते थे, वो भी हमले तेजी के साथ हो रहे हैं। मान्यवर, बच्चों को लोग स्कूल भेजना बंद कर रहे हैं पहाड़ों के अंदर, क्योंकि बच्चों के ऊपर बहुत तेज़ी से हमले हो रहे हैं। अंधेरा होते ही पहाड़ों पर कर्फ्यू जैसी हालत हो जा रही है। इतने ज़्यादा मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा है। मेरा माननीय भूपेंद्र यादव जी बैठे हैं, मेरा उनसे आग्रह भी है कि इसमें राज्य की मदद करनी चाहिए। संसाधनों की आवश्यकता है बहुत बड़ी संख्या में। हम लोगों को नए आधुनिक पिंजरों की ज़रूरत है। हम लोगों को ट्रैंकुलाइजिंग का जो पूरा इक्विपमेंट है उसकी आवश्यकता है, और बहुत सारे फॉक्स गन होती है, इस तरह के बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता है। वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने संसद में इस विषय को उठाते हुए कहा कि उत्तराखंड में मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने केंद्र सरकार से इसके लिए विशेष कार्य योजना बनाने का आग्रह भी किया। ऐसे कौन कौन से इक्विपमेंट हो सकते हैं जिनके माध्यम से हम इस पर कंट्रोल रख सकें, और इसको कंट्रोल करने के लिए और क्या क्या व्यवस्थाएं हो सकती हैं, उस पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार को मदद करनी चाहिए। हमने ये भी मांग की है कि जो लोग इसमें मृतक हुए हैं, राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार द्वारा भी राहत राशि उनके आश्रितों को दी जाए, और जो घायल हैं उनके निःशुल्क इलाज के लिए केंद्र सरकार के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनमें व्यवस्था बने। वो इस पूरे मामले पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने वन्यजीव की बढ़ती घटनाओं को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि प्रदेश में वन्यजीव की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिसे लेकर सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है और न ही अभी तक कोई ठोस कार्रवाई की गई। अनेक घटनाएं हमारे घेराव के बाद आधा दर्जन घटनाएं फिर घट गई, तो इसका मतलब सरकार कहीं भी इस मामले में गंभीर नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और यही बात गढ़वाल के सांसद अनिल बलूनी ने पार्लियामेंट में गई है। तो अब ये तो जवाब सरकार को देना है राज्य की, कि उनके सांसद, चाहे वो खनन के मामले में त्रिवेंद्र सिंह जी हों और वन्य जीव के हमलों के मामले में अनिल बलूनी हो, ये जवाब तो धामी जी को देना है।
जंगली जानवरों के हमले को लेकर आंकड़ों पर यदि गौर करें तो बीते 3 हफ्तों में 4 लोगों की मौत हुई, जबकि 15 से ज्यादा लोग घायल हुए। बीते 25 सालों में 1264 लोगों ने अपनी जान गंवाई, वहीं 6519 लोग घायल हुए। सबसे अधिक गुलदार के हमले में 546 लोगों की मौत हुई, वहीं 2126 लोग घायल हुए। हाथी के हमलों से 230 मौत हुई, जबकि घायलों की संख्या 234 है। वहीं बाघ भी 106 लोगों की जान ले चुका है। वहीं मौजूदा समय में भालू के हमले की भी 8 घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिसमें 2 मौत भी शामिल है। उत्तराखंड में मानव और वन्यजीव के बीच टकराव इन दिनों अपने चरम पर है। रोजमर्रा की जिंदगी इस कदर प्रभावित हो गई है कि सामान्य गतिविधियां भी जोखिम भरी हो चुकी है। बढ़ती घटनाओं के चलते ये मुद्दा लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा में भी उठाया गया, लेकिन सवाल है कि संसद में जिस तरह से बढ़ती वन्यजीव घटनाओं का दर्द जोरों शोरों के साथ उठा, क्या उतने ही जोश के साथ वन्यजीव घटनाओं को रोकने के लिए कोई ठोस रणनीति तैयार की जाएगी? रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से अशोक कुमार की रिपोर्ट। उत्तराखंड सिडकुल में टेंडर आवंटन की प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस नेता करण महारा का कहना है कि सिडकुल के अंदर बड़ा घोटाला दबाया जा रहा है। सिडकुल के जीएम युद्धवीर पुंडीर पर अपने ही परिचित और परिवारों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया गया। आरटीआई से मिली जानकारी का हवाला देते हुए करण महारा का कहना है कि जीएम ने अपने परिवार के नाम पर एक कंपनी बनाई है और सिडकुल में बिना टेंडर के 70 लाख रुपए से अधिक का काम उसी कंपनी को आवंटित कर दिया गया। वहीं इस पूरे मामले में करण महारा ने जांच की मांग की है। सिडकुल के कामों के लिए एक पैनल होता है जिसमें 140 लोग इन्वॉल्व हैं और उनके द्वारा नक्शे इत्यादि पास कराने की प्रक्रिया कराई जा सकती है। इसमें आर्किटेक्ट्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स इत्यादि हैं। इसमें 118 नंबर पे सोनिया पुंडीर जी का नाम इंगित है, जो आदरणीय पुंडीर जी की पत्नी हैं। और जितने नक्शे इत्यादि पास हुए हैं टोटल कुल मिलाकर इनके पद में आने के बाद, उसमें 50% से ज़्यादा जो नक्शे इत्यादि पास हुए हैं सोनिया पुंडीर जी के द्वारा कराए गए हैं। तो ये स्पष्ट दिखाता है कि पुंडीर साहब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में वहाँ काम करवा रहे हैं, कर रहे हैं, और सरकार को और स्टेट को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने का काम वो कर रहे हैं। देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गैरसैंण माल्टा प्रतियोगिता का आयोजन किया। यह आयोजन स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने, पलायन रोकने और वोकल फॉर लोकल अभियान को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया। हरीश रावत ने इस प्रतियोगिता के जरिए गैरसैंण क्षेत्र के माल्टा फल को प्रमोट किया है। हरदा ने कहा कि गैरसैंण जैसे क्षेत्रों के उत्पादों को नजरअंदाज करने से राज्य में बेरोजगारी और पलायन बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि माल्टा 10 रुपए से बढ़ाकर 25 रुपए किलो और नींबू का रेट 7 रुपए से बढ़ाकर 20 रुपए हो जाना चाहिए। गैरसैंण माल्टा पार्टी एक संदेश है। माल्टा प्रतियोगिता गैरसैंण इस समय मध्य हिमालयी क्षेत्र, जिसमें उत्तराखंड, हमारा हिमाचल, जम्मू कश्मीर सम्मिलित है, उसकी सामूहिक सोच का प्रतीक बन गया है गैरसैंण जो है। क्या नीतियां होनी चाहिए मध्य हिमालयी क्षेत्रों के लिए, ताकि ये मध्य हिमालयी क्षेत्र आर्थिक विकास, सामाजिक संतुलन और जिस तरीके की समस्याओं से जूझ रहे हैं, विशेष तौर पर जो यहाँ से पलायन हो रहा है, और पलायन के साथ साथ दैवीय आपदा से सबसे ज़्यादा एक ग्रसित क्षेत्र हैं। जनजीवन असुरक्षित हो रहा है सारे हिमालयी राज्य की, क्योंकि हमारी जो परिकल्पना है वो एक हिमालयी राज्य के रूप में है। ये जो पहाड़ी उत्पाद हैं, ये माल्टा है, नींबू है, या अन्य जो भी फल हैं पहाड़ के या कहीं के भी, ये उत्पाद का प्रतीक है, ये कर्म का प्रतीक है। यदि लोग राजनीति में धर्म का उपयोग करके सफलता की सीढ़ी चढ़ सकते हैं, तो रावत जी कर्म को राजनीति में मिलाकर सफलता का मंत्र बताते हैं, और मैं समझता हूँ ये मंत्र अनुकरणीय है। वहीं उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे वन्य जीवों के हमलों के विरोध में महिला कांग्रेस ने देहरादून स्थित वन मुख्यालय का घेराव किया है। महिला कांग्रेस की उपाध्यक्ष आशा मनोरमा डोबरियाल और महानगर की अध्यक्ष उर्मिला थापा के नेतृत्व में ये घेराव किया गया। महिला कांग्रेस का कहना है कि आज पहाड़ की जनता जानवरों के हमले से परेशान है, लेकिन वन विभाग के पास अभी तक इस तरह के हमलों को रोकने के लिए कोई प्लानिंग नहीं है।
पहाड़ों में बाघों का आतंक, भालू का आतंक और यहाँ पे हाथी और बंदरों का आतंक, तो वन विभाग अपनी बिल्कुल चुप्पी साधे बैठे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और कुछ भी नहीं हो रहा है। जंगलों में कितनी आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से कल भी एक पहाड़ में एक आदमी पूजा करने गए, उसको बाघ उठा के ले गया। आज 16 साल की बच्ची के ऊपर बाघ ने हमला कर लिया। तो जिस तरीके से ये जानवर पहाड़ों के लोगों को, मैदानी क्षेत्रों के लोगों को अपना निवाला बना रहे, तो वन विभाग की कहीं ना कहीं नाकामी है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भी ये नाकामी है कि वो लोग इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे और जो कि करना चाहिए। जो एक नेगी जी का गाना है कि संविधानी देहरादून, यहाँ तो हर सुरक्षा पहुँचाई जा रही, तब भी नाकामी है महिलाओं के मामले में। लेकिन पहाड़ में महिला मजबूर है, उन्हें घास लेने जंगल में जाना ही है। बाघ का आतंक तो था, उससे दुगना भालू का आतंक भी हो गया है, बंदरों का आतंक, फसल नहीं हो पा रही है। तो सरकार क्या सुरक्षा दे रही है उन्हें? 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली राहुल गांधी की वोट चोर गद्दी छोड़ रैली को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। रैली में देश भर से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या में जुटने की उम्मीद है और उत्तराखंड संगठन भी अपनी तैयारी में जुटा है। रैली को सफल बनाने के लिए उत्तराखंड कांग्रेस ने सभी जिले और हर विधानसभा क्षेत्र में बैठकों का दौर शुरू कर दिया है। 14 तारीख को दिल्ली में लाल किले पर ऐतिहासिक कांग्रेस की रैली, संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ की रैली है। उसके लिए हमने उत्तराखंड, क्योंकि दिल्ली के काफ़ी नज़दीक है, तो हमारी कोशिश है कि उत्तराखंड से अधिक सहभागिता इस दिल्ली की रैली में हो। उसी की तैयारी के दृष्टिकोण से आज हमने रायपुर विधानसभा के प्रमुख लोगों को, जो यहाँ के पर्यवेक्षक इस विधानसभा के नेगी जी, बोगना जी, सूरत भाई, हमारे त्यागी जी और सभी लोग, प्रमुख लोगों को हमने आज यहाँ पे एक चर्चा की कि वे बसों की व्यवस्था कैसे होगी, हर वार्ड से कितने लोग जाएंगे और इस रैली में रायपुर विधानसभा का ठीक से प्रतिनिधित्व हो, अधिक से अधिक भागीदारी इस रैली में हो, संविधान बचाओ रैली में। उसके लिए आज हमने ये प्रमुख कार्यकर्ताओं की एक बैठक ली है। उत्तराखंड में सिख समुदाय को लेकर कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत की टिप्पणी उनके लिए मुसीबत बन गई है। उनके बोल से सिख समाज में गहरी नाराजगी है, जिसके चलते देहरादून में भी सिख समाज ने हरक सिंह रावत का पुतला दहन किया। दरअसल हरक सिंह रावत देहरादून में चल रहे वकीलों के धरना प्रदर्शन को समर्थन देने के लिए पहुंचे थे और उसी दौरान उन्होंने सिखों पर कथित तौर पर आपत्तिजनक बात कही है, जिसके बाद धरना स्थल पर विरोध हुआ। हालांकि अपनी टिप्पणी पर हरक सिंह रावत माफी मांग चुके हैं। सिख समाज में काफ़ी आक्रोश है और हरक सिंह रावत जी को सबके सामने आके माफ़ी मांगनी चाहिए, कमरे में बैठ के माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए। और अभी गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस गया है, उसमें पूरे सिख समाज ने, हिंदू समाज ने, सब ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। आने वाला समय हमारे 4 साहिबजादों का भी है और इतना सिख समाज पूरे देश की रक्षा के लिए खड़ा हुआ और उनके लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करना बहुत ही इनकी मानसिकता दर्शाता है कि सिख समाज के लिए, उनके लिए क्या है। और हमारी तरफ से और पूरी सिख कौम की तरफ से उनको लानत भेजी है, लानत है उनके मुंह पे और उन्हें पब्लिकली आके माफी मांगनी चाहिए। हरिद्वार जिला अस्पताल से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने अस्पताल व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लापरवाही का ऐसा मामला जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखे शव को चूहों ने कुतर डाला, यहां तक कि मृतक की आंखें तक भी चूहों ने नोच डाली। वहीं परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा काटा है और तोड़फोड़ भी की है। रिपोर्ट देखिए। हरिद्वार जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही, चूहों ने कुतरा मोर्चरी में रखा शव, मृतक की आंखें भी गायब, परिजनों ने अस्पताल पर लगाया आरोप। ये तस्वीरें हैं हरिद्वार जिला अस्पताल की, जहां लोगों ने जमकर हंगामा काटा और तोड़फोड़ की, अस्पताल प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाई। दरअसल हरिद्वार जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखे गए शव को चूहों ने बुरी तरह से कुतर डाला, यहाँ तक कि मृतक की एक आंख चूहे नोच ले गए। सुबह जब परिजनों ने शव का चेहरा देखा तो हालत देखकर गुस्सा फूट पड़ा और अस्पताल परिसर में हंगामा शुरू हो गया।
बता दें कि 36 साल के लखन शर्मा का शव मोर्चरी में रखा गया था, लेकिन रात में डॉक्टर न होने और मोर्चरी का फ्रीजर खराब होने की वजह से ये बड़ी चूक सामने आई। जब हम बॉडी निकालने लगे तो देखा तो बॉडी आँख, कान, गला, सिर सारा चूहों ने इसके अंदर से उखेड़ रखा है और सारा खून ही खून हो रखा है। रात जब मैं बॉडी रख के गया तो बिल्कुल एकदम ठीक ठाक। बड़ी लापरवाही मानते हैं आप? बहुत बड़ी लापरवाही है, बहुत बड़ी। क्या मांग करते हैं? मांग ये करते हैं भविष्य में किसी के साथ ऐसा ना हो और जो जिम्मेदारी ऑफिसर है उनको बर्खास्त किया जाए। हरिद्वार जिला अस्पताल में हुई घटना की सूचना मिलते ही पंजाबी समाज और स्थानीय राजनीतिक लोग भी अस्पताल पहुंच गए और मोर्चरी की व्यवस्था पर सवाल उठाते नजर आए। अस्पताल प्रबंधन ने खराब फ्रीजर की पुष्टि करते हुए जांच के आदेश देने की बात कही है। वहीं एसपी सिटी अभय प्रताप सिंह ने बताया कि घटना की जानकारी पर प्रशासनिक टीमें तुरंत अस्पताल पहुंची। जिलाधिकारी से बात कर हाई लेवल जांच समिति गठित करने के निर्देश दिए गए हैं। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अमित सरकार होश में आओ, होश में आओ। जो अस्पताल एडमिनिस्ट्रेशन है और जो इंक्वायरी कमेटी है वो एक एक चीज़ को देखेंगे और उन्हीं की जांच रिपोर्ट। अभी हमने केवल जो आरोप है उन्हीं के संबंध में सुना है और चूंकि लोग काफ़ी आक्रोशित थे और जो हमारी प्रथम वरीयता थी शांति व्यवस्था को कायम करना और यहाँ का एक अच्छा माहौल क्रिएट करना, तो वो चीज़ें अभी हो चुकी है। सभी पक्षों से बात की गई है और उनको बताया भी गया है कि अगर आपकी कोई आपत्ति है तो आप प्रशासन के समक्ष, अस्पताल प्रशासन के समक्ष रखें और जो जिम्मेदार अधिकारी है उनके सामने। लोगों का रोष भी लाजमी है, क्योंकि जिस अस्पताल पर विश्वास कर लोग वहां इलाज के लिए जाते हैं, यदि वहीं इस तरह से लापरवाही बरती जाए और उचित व्यवस्था न मिले तो सवाल तो उठेंगे ही। रफ्तार मीडिया के लिए हरिद्वार से मोहित सोम की रिपोर्ट। उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन धर्म नगरी हरिद्वार में पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे शराब माफिया अवैध शराब की बिक्री कर रहे हैं। बेखौफ शराब माफिया शराब से भरे बैग लेकर हर की पौड़ी क्षेत्र में बेच रहे हैं, लेकिन उन पर एक्शन लेता कोई नजर नहीं आ रहा है। क्या कुछ पूरा मामला है, इस रिपोर्ट में देखिए। धर्मनगरी हरिद्वार में शराब माफिया का बोलबाला, गंगा किनारे अवैध शराब का धंधा, आखिर कब चलेगा पुलिस का डंडा। प्रदेश में नशा मुक्त उत्तराखंड अभियान को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार अधिकारियों को कड़े संदेश देते हैं। सरकार का कहना है कि नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है, लेकिन इन दावों के बीच धर्मनगरी हरिद्वार के हर की पौड़ी क्षेत्र में एक अलग ही तस्वीर सामने आई। देखिए, हम लोग इस समय मौजूद हैं हर की पैड़ी के पास में, जहां पर आपको बता दें कि 5 किलोमीटर के क्षेत्र में बिल्कुल मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल बंद है। लेकिन आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर ये शराब है, देसी शराब की जो यहाँ पे पैक यहाँ पे रखे हुए हैं, धड़ल्ले के साथ में बेचा जा रहा है। और आपको बता दूं कि यहाँ पे नजदीक में सीसीआर भवन है, जहाँ पर निगरानी की जाती है पूरे कुंभ मेला क्षेत्र की, लेकिन फिर भी गंगा नदी के किनारे यह कृत्य यहाँ पर किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से मां गंगा की मर्यादा को तार-तार करने का काम ये बाहर से आए हुए लोग कर रहे हैं। इसमें आप प्रशासन की लीपापोती कहे या फिर प्रशासन की अनदेखी कि बाहर से आने वाले व्यक्ति को 2 मिनट में शराब और स्मैक और गांजे वाले का पता लग जाता है, लेकिन पुलिस प्रशासन शहर में रहकर भी इस चीज का पता नहीं लगा सकता। स्थानीय लोगों का आरोप है कि मेला नियंत्रण कक्ष यानी सीसीआर, जहां 24 घंटे पुलिस के जवान और पीएससी की एक यूनिट तैनात रहती है, वहां से चंद कदम की दूरी पर अवैध शराब खुलेआम बेची जा रही है। शहर के चौक चौराहों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की लगातार निगरानी के बावजूद ये काम बिना रोक टोक जारी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में तैनात पुलिस देखकर भी अनदेखा कर रही है। नगर पालिका 1955 में 35 में बनाई गई थी, तब से बायलॉज में शामिल है कि हर की पौड़ी से 5 किलोमीटर की दूरी पे प्रतिबंधित क्षेत्र है। यहाँ पे शराब, मांस, मदिरा, गांजा और जो भी मादक पदार्थ हैं, ये सब वेश्यावृत्ति वगैरह ये भी नहीं होंगे। उसके बावजूद अगर सरकार को इतना ही राजस्व का शौक है तो इसको प्रतिबंधित क्षेत्र से हटा दे, यहाँ पे खुली शराब की दुकानें बना दे, यही कहना है। नहीं तो फिर पूरी तरीके से बैन होना चाहिए। जो व्यक्ति, जो अधिकारी जिसके क्षेत्र में ये काम हो रहा है, उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए।
कुछ लोगों ने तो यहाँ तक भी आरोप लगाया कि कोतवाली नगर के अंतर्गत आने वाली रोड़ी बेलवाला चौकी की मिली भगत के बिना ये धंधा संभव ही नहीं है, जिसका प्रमाण स्थानीय निवासियों ने मौके पर ही रोड़ी बेलवाला चौकी से आई एक फोन कॉल से दिया, जिसमें रोड़ी बेलवाला चौकी में तैनात एक सिपाही शराब माफिया को फोन करके कोतवाली नगर में तैनात अपने किसी रिश्तेदार का ध्यान रखने के लिए कहता है और ये साफ इस क्लिप में देखा जा सकता है। हाँ भाई जी, फोन क्यों नहीं उठा रहा था? फोन भाई काम कर रहा था थोड़ा व्हाट्सएप कॉल करिए जरा मुझे। एक क्या काम था? कुछ ऐसे अर्जेंट काम है, कुछ ऐसे बताओ तो। अरे बता रहा हूँ तुझे, कुछ व्हाट्सएप कॉल करिए। हाँ भाई जी, मैं ये कह रहा हूँ ना, जो मुंशी है थाने में वो विकास राणा है। विकास नहीं बैठता अंदर? हाँ। जो रात को जो जमानत करवाता रात के टाइम। मैं नहीं जानता भाई जी। वो मेरा साला है मेरा। वो मैंने तुझे पहले भी बोला था एक दिन तेरे, उससे क्या नाम उसका जो लड़का है तेरा। तो भाई जी मैं जानता ही नहीं उसे। मेरा अपना साला है। मैं जानता ही नहीं, बता तो रहा मैं। तू नहीं जानता, मैं कह रहा हूँ मेरा साला है। तो भाई जी मैं क्या करूँ इसमें? तो ये करे इसमें कि उसका भी ध्यान रखना। ना भाई जी मैं इनका मतलब मैं नहीं रखता भाई जी। है? मैं नहीं रखता भाई जी, सब हर किसी का ध्यान थोड़ी रखूंगा। अच्छा हाँ। तो देखा आपने, पुलिस वाला अपने लिए तो शराब मांग ही रहा है, इसके अलावा अपने साले के लिए भी शराब मांग रहा है और अपने मुंशी के लिए भी शराब मांग रहा है। तो पूरा का पूरा रोड़ी बेलवाला थाना आज की तारीख में शराब यहाँ बिकवा रहा है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि नशा मुक्त अभियान की सफलता तभी संभव है जब अवैध शराब के नेटवर्क को जड़ से खत्म किया जाए, खासकर उन इलाकों में जो धार्मिक और संवेदनशील माने जाते हैं। प्रशासन की ओर से इस संबंध में अभी कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है, लेकिन लोगों की बढ़ती शिकायतों ने सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। रफ्तार मीडिया के लिए हरिद्वार से मोहित सोम की रिपोर्ट। उत्तराखंड में गैंगस्टर और अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। उधम सिंह नगर में अवैध हथियार की तस्करी करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी का नाम असीम है, जो पिछले कई सालों से अवैध हथियारों की तस्करी कर रहा था। एसटीएफ आरोपी के कब्जे से बड़ी मात्रा में असलहा बरामद किया है। 5 दिसंबर को एसटीएफ की जो कुमाऊं यूनिट है उसके द्वारा एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। इसका नाम असीम है, ये बाजपुर का रहने वाला है और नक्श के नाम से अपने भाई के साथ एक गन शॉप चलाता था। इसके पास से 4 पिस्टल मिली हैं .32 बोर की और एक 12 बोर की राइफल मिली है जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की है और प्लस 40 कारतूस मिले हैं, जिसमें से 30 कारतूस करीब 12 बोर के हैं और 10 कारतूस उसमें 32 बोर के हैं। इससे पूछताछ की गई, काफ़ी सारी जानकारियाँ इसके बारे में पहले से थी। वहीं नैनीताल के रामनगर क्षेत्र में वन विभाग की भूमि से 7 दिसंबर को अतिक्रमण हटाया जाना है, जिसके लिए पुलिस ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने कहा है कि जो भी सरकारी कार्यों में बाधा डालेगा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा के लिहाज से 500 पर्चों में क्षेत्र को बांटा गया है, साथ ही पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। देखिए, पुचड़ी में एक वन विभाग का जो है पेश कीमती लैंड है, रिजर्व फॉरेस्ट बोलते हैं। पुचड़ी में वन विभाग का रिजर्व फॉरेस्ट में तो कुछ अवांछनीय और बाहरी तत्वों द्वारा तो छोटा सा मजदूरी के आड़ में आकर जो है बहुत व्यापक तौर पे उन्होंने अतिक्रमण कर दिया है और डेमोग्राफी चेंज भी कारित किया गया है। कुल मिला के इसके तहत जो है फॉरेस्ट विभाग ने सारे नियमानुसार, ये फॉरेस्ट विभाग का ऑपरेशन है, फॉरेस्ट विभाग ने हमें केवल फोर्स मांगा है, तो हमने सारी संसाधन पुलिस प्रशासन और प्रशासन के विभिन्न विभागें जैसे कि पीडब्ल्यूडी विभाग, बिजली विभाग, स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम, ये सभी लोग जो है अपने अपने आवश्यक संसाधनों को हमने जुटा के फॉरेस्ट विभाग को उपलब्ध कराया है। अभी जो है कल जो है वन विभाग, पुलिस विभाग और प्रशासन की नेतृत्व में तो वन विभाग जो है उसको ऑफिशियली उसका अतिक्रमण के जद में आने वाले स्ट्रक्चर्स को हटाएंगे। उधम सिंह नगर के नगर पंचायत शक्तिगढ़ द्वारा किए गए विकास कार्यों में अनियमितताओं की शिकायत के बाद जांच कमेटी मौके पर पहुंचकर निरीक्षण करने के लिए पहुंची है और तमाम विकास कार्यों की जानकारी ली। इसके साथ ही कई दस्तावेजों को कब्जे में लेकर जांच प्रक्रिया शुरू की। वहीं इस पूरे मामले को लेकर नगर पंचायत अध्यक्ष ने राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उन्हें फंसाने का आरोप लगाया है।
मेरा संविधान कहता है, संविधान के अनुसार, कि चेयरमैन के अगर जांच करनी है आपको तो यहाँ इतना बड़ा ऑफिस है, इसमें कर लो। पहले भी तो जांचें हो चुकी, कितने ऑडिट हो चुके हैं, उसमें कर लो। लेकिन उनको नहीं, उसको फाइल को ले जाना था। मैंने विरोध इसलिए किया कि फाइल ले जाने के बाद उसमें कोई ऐसी चीज ना कर दे कि मुझे विश्वास किसी पे नहीं है, क्योंकि मैं निर्दलीय जीत के आया हूं, मुझे पता है क्या क्या तकलीफ मैंने झेला है और क्या क्या चीज मेरे साथ जीवन में घटा है। तो फाइल ले जा रहे थे, मैंने उनका विरोध किया। मैंने कहा अगर फाइल आपको ले जाना तो फोटोशॉट दे जाओ मुझे, लेकिन उनके लिए भी तैयार नहीं थे वो। बाद में फाइनल में फोटो खिंचवा के हमने उसकी फाइल बनाई, पीडीएफ बनाई। तो हमने फिर फाइल जाके प्रियंका मैडम से बात करने के उपरांत, उनका फोन बंद था तो हमने उनसे बात। उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा कुछ शिकायतें आई है शक्तिगढ़ नगर पंचायत की कि किसी क्रय विक्रय में या किसी अन्य जो सामग्री क्रय की उसमें बाजार से या अन्य भुगतान अधिक हुआ है और उसमें अनियमितता की शिकायतें आई। उस क्रम में उप जिलाधिकारी सितारगंज महोदय द्वारा एक टीम बनाई गई है, जिसमें तहसीलदार सितारगंज और अवर सहायक अभियंता एवं उप कोषाधिकारी को सदस्य बनाए गए हैं और वो पत्रावलियां जो पत्रावलियों में भुगतान हुआ उनकी जांचें की जानी है। गदरपुर विधानसभा क्षेत्र के सुंदरपुर गांव और उदयनगरपुर गांव में एकल अभियान चलाया गया है। इस अभियान के तहत गरीब बच्चों को शिक्षा देने के लिए उन्हें चिन्हित किया जा रहा है, ताकि गरीब और असहाय परिवार के बच्चों को शिक्षा मिल सके। आपको बता दें कि पूरे भारत में एकल अभियान के तहत 1 लाख से अधिक स्कूल चलाए जा रहे हैं। एकल अभियान के तहत भारत लोक शिक्षा परिषद जो है पूरे देश में एकल अभियान के तहत विद्यालयों का संचालन कर रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां सरकार भी अपना काम नहीं कर पा रही है, शिक्षा नहीं ग्रहण करा पा रही है सरकार, वहां पर एकल अभियान जो है वो बच्चों को शिक्षा ग्रहण करा रहा है। और आज एकल विद्यालय के एक सदस्य के रूप में हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं एकल अभियान के, और हमें तो बाबूजी स्नेहपाल जी जो हमारे बीच में नहीं है, उनका आशीर्वाद था। उनके स्नेह और आशीर्वाद से हम लोग इस कार्यक्रम में जुड़े और पूरे देश में 1 लाख से अधिक विद्यालय एकल अभियान के तहत ये जो वनवासी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में और दूरस्थ क्षेत्रों में और पहाड़ी दूरस्थ क्षेत्रों में चल रहे हैं। और उसके साथ साथ हमारे उत्तराखंड में लगभग 4000 विद्यालय एकल ये चल रहे हैं सबके सहयोग से। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। संसद में गूंजा उत्तराखंड के जंगली जानवरों के आतंक का मुद्दा। वन्यजीव हमलों को रोकने के लिए बनाई जाए ठोस कार्य योजना। बलूनी और भट्ट बोले राज्य को केंद्र से मिलनी चाहिए मदद। उत्तराखंड सिडकुल में टेंडर आवंटन प्रक्रिया में घोटाले की आशंका। कांग्रेस ने सिडकुल के महाप्रबंधक पर लगाए गंभीर आरोप। परिवार की फर्मों को लाखों के टेंडर देने का आरोप। प्रदेश में बढ़ रहे वन्यजीव हमलों के विरोध में महिला कांग्रेस का फूटा गुस्सा। वन विभाग का किया घेराव, कहा जंगली जानवरों के आतंक को रोकने में नाकाम हुआ विभाग। और हरिद्वार जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही। चौहान ने कुतरा मोर्चरी में रखा शव। मृतक की आंखें भी मिली गायब। परिजनों ने काटा हंगामा। जिलाधिकारी ने दिए जांच के निर्देश।